तो लाइफ प्रोसेस का इंट्रोडक्शन दे रखा है इसमें, सब लोग एनसीईआरटी देख पा रहे हैं। इसमें हमने स्टार्टिंग पैराग्राफ में यही बोला था, चाहे कोई सो रहा हो ऑर्गेनिज्म या जाग रहा हो, सब में लाइफ प्रोसेसेस चलती रहती हैं। हम सोते हैं तब भी हमारी लाइफ प्रोसेस चलती रहती है, जैसे हमारा हार्ट तब भी ब्लड पंप करता रहता है, ठीक है। और उस वक्त भी हमारा जो सांसें हैं वो चलती रहती हैं, उनकी एक स्पीड चलती रहती है। तो मूवमेंट्स हमारी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। देखो थर्ड पैराग्राफ में लिखा है मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स नीडेड फॉर लाइफ। क्यों? उसी का आंसर यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि दे कैन हैव टिश्यूज कैन हैव सेल्स हैव स्मॉलर कंपोनेंट्स इन देम एंड सो ऑन। इन सब चीजों को इन्वायरमेंट से जोड़ने के लिए, सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन्स को ऐसा बनाए रखने के लिए ताकि ये अपने उसी फॉर्म में रहें, दे और कीप ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड मतलब एक ऑर्गेनिज्म है, तो हमारे ऐसे तो नहीं है कि हमारे टिश्यूज निकल निकल के भाग रहे हैं। अंदर हमारा जो स्टमक है, अंदर हार्ट है, लंग्स है, वो हमारे प्रॉपर प्लेस पे पूरे बॉडी के अंदर एक साथ है, ऑर्गेनाइज्ड है। इसीलिए हम एक ऑर्गेनिज्म है। क्या है? ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए उसका ऑर्डर ब्रेक नहीं होना चाहिए। इफ ऑर्डर ब्रेक डाउन, अगर ऑर्डर ही उसका ब्रेक हो गया तो ऑर्गेनिज्म विल नो लॉन्गर बी अलाइव। तो ऑर्गेनिज्म बिल्कुल भी जिंदा नहीं रह सकता। कोई भी एक ऑर्गन में प्रॉब्लम आ जाती है, किडनी में प्रॉब्लम आ जाए या हार्ट सही से काम ना करे, तो हम उसको करते नहीं ठीक, उसको उसकी दवाइयां कराते हैं, इलाज कराते हैं, तब जाके वो सही होता है। तो इस वजह से हमारे शरीर के अंदर ये स्ट्रक्चर्स रिपेयर होते रहे, मेंटेन होते रहे और बिल्कुल परफेक्ट ऑर्गेनिज्म बना रहे। इस वजह से टाइम पे, सिंस ऑल दी स्ट्रक्चर्स आर मेड ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि इन सब ये चीजें बनी भी मॉलिक्यूल से हैं, इनको चलाने के लिए भी मॉलिक्यूल्स चाहिए। तो मॉलिक्यूल्स मूव अराउंड ऑल टाइम। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? लास्ट लाइन में लिख रहा है कि मॉलिक्यूल हमेशा मूव होते हैं, ऑल टाइम मूव होते रहते हैं। तो ये एक लाइफ का एक सिंपल सा कह सकते हैं पहचानने का तरीका है कि उसमें हमेशा मूवमेंट चलती रहेंगी। अब नेक्स्ट पेज पे हमें बताया है तीनों लाइफ प्रोसेसेस की डेफिनेशन बताई है कि न्यूट्रिशन में आपको क्या, न्यूट्रिशन में आपका सारा का सारा फूड, ये देखो हम कहते हैं फूड जो कि एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो ऑर्गेनिज्म उस फूड को क्या करता है? रॉ मटेरियल्स की फॉर्म में बाहर से लेता है। तो फूड इज टेकन फ्रॉम आउटसाइड। सिंस लाइफ अर्थ पे कार्बन बेस्ड है, तो फूड भी ज्यादातर हमारा फूड सोर्स भी कैसा होता है? कार्बन बेस्ड। यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट पैराग्राफ में, लास्ट की थर्ड लाइन में लिखा है मोस्ट ऑफ द फूड सोर्सेज आर आल्सो कार्बन बेस्ड। ठीक है, तो डिपेंडेंट ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कार्बन सोर्सेज, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैन यूज डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन प्रोसेस। अलग अलग ऑर्गेनिज्म की अलग अलग प्रोसेस हो जाएगी न्यूट्रिशन। कोई ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करेगा, कोई हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करेगा। आउटसाइड सोर्सेज ऑफ एनर्जी could be quite varied since the environment is not in control of individual organism. These sources of energy therefore need to broken down, built up body, finally converted into uniform source of energy and for various molecular movements. अब हम खाएंगे तो रोटी, चावल, दाल, तो ये क्या होंगी? कॉम्प्लेक्स चीजें होंगी। तो इनको बिल्कुल सिंपल बनाने के लिए पहले इन्हें क्या करना पड़ेगा? डाइजेस्ट। तो यही बोल रहा है कि केमिकल रिएक्शन चाहिए हमें, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जिसकी वजह से क्या होगा? जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो किसमें बदलेगा? सिंपल फूड में, और फिर वो हमारे सेल्स में आ सकता है, सेल की नीड को पूरा कर सकता है। इन केस ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म कोई ऑर्गेन की जरूरत नहीं होती, नो स्पेसिफिक ऑर्गन रिक्वायर्ड, और फूड एक्सचेंज, गैस एक्सचेंज डायरेक्टली डिफ्यूजन से हो जाता है क्योंकि उसका पूरा सेल इन्वायरमेंट के कॉन्टैक्ट में होता है। पर जैसे ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो उसको सारे के सारे प्रॉपर सिस्टम से, डाइजेस्टिव सिस्टम से डाइजेशन होगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रेस्पिरेशन होगी, और मसल से उसकी मूवमेंट होगी, तो सर्कुलेटरी सिस्टम हार्ट वाले से उसका खून बहेगा। तो अलग अलग सिस्टम अलग काम करने के लिए उसके अंदर होता है। ठीक है, जब इतना सारा काम ऑर्गेनिज्म करेगा तो लास्ट में वेस्ट भी बनेगा। तो लास्ट पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है? वेस्ट बाय प्रोडक्ट्स आर देयरफॉर नीड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी एंड डिस्कार्डेड आउटसाइड विद द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। इसीलिए वेस्ट रिमूवल की प्रोसेस क्या कहलाएगी?
एक्सक्रीशन, क्योंकि इतने सारे ऑर्गेनिज्म काम करेगा तो वेस्ट तो बनाएगा ही, वेस्ट को निकालना भी पड़ेगा। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में स्पेशलाइज्ड टिश्यूज हैं जो कि एक्सक्रीशन के लिए डेवलप किए गए हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन क्या करेगा, इन सारी चीजों को या जो वेस्ट है उसे ट्रांसपोर्ट करके एक्सक्रीटरी टिश्यूज तक पहुंचाएगा। ऐसे टिश्यूज जो एक्सक्रीशन करते हैं उन तक उन वेस्ट को लाना पड़ेगा। तो वो वेस्ट को लाता कौन है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। उसके लिए क्या है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। अब 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि डिफ्यूजन क्यों सफिशिएंट नहीं है कि वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी कह सकते हैं प्रॉपर फंक्शन कर सके। डिफ्यूजन क्यों सफिशिएंट नहीं है, ताकि ऑक्सीजन दे सके मल्टी सेलुलर। हम में डिफ्यूजन क्यों सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि हम क्या है, एक सेल के नहीं बने, हम लोग कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स है, मल्टी सेल के, बहुत सारे ऑर्गन, बहुत सारे टिश्यूज हैं, तो हमें सिंपल डिफ्यूजन से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, हमको एक पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम चाहिए। रेस्पिरेटरी सिस्टम चाहिए जिससे ऑक्सीजन बाहर से ली जाएगी और लंग्स के अंदर वो ब्लड में मिक्स करी जाएगी, और एक बार जो चीज ब्लड में मिक्स हो जाती है वो फिर पूरे शरीर में जा सकती है, क्योंकि ब्लड पूरे शरीर में फ्लो करता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें यही लिखना है, बिकॉज वी आर मेड ऑफ मैनी मिलियंस ऑफ सेल्स एंड सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन टिश्यू, टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड इन ऑर्गन्स, ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, क्या क्राइटेरिया डिसाइड करने के लिए, तय करने के लिए देखोगे कि कुछ चीज जिंदा है, किसी चीज को जिंदा समझने के लिए आप उसमें क्या पहचानोगे कि क्या पहचान है, तो इसका आंसर क्या होगा, मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स। अगर उसके अंदर मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, किसी भी तरीके के मॉलिक्यूल्स, फूड के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ऑक्सीजन आ सकती है, पानी आ सकता है, अगर उसके अंदर नेचुरली पानी और फूड ये सब अंदर जा रहा है और उससे खुद भी क्या निकल रही है, मॉलिक्यूल्स बाहर भी निकल रहे हैं। अगर हम फूड खाएंगे तो हम कौन सा गैस बाहर निकालेंगे, CO2, वी विल बी रिलीजिंग CO2। तो हमारे अंदर एक्सचेंज अगर चल रहा है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स का, इंटरनल मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स का एक्सचेंज चल रहा है, तो यही क्राइटेरिया हमको डिसाइड करने के लिए काफी है कि हम लोग जिंदा है। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर द आउटसाइड रॉ मटेरियल्स। बाहर के रॉ मटेरियल्स क्या हैं किसी ऑर्गेनिज्म के लिए, हमारे लिए क्या होंगे रॉ मटेरियल्स, हमारा फूड। प्लांट के लिए रॉ मटेरियल क्या होंगे, प्लांट जिनसे खाना बनाता है, प्लांट CO2 होगी, मिनरल्स होंगे, वाटर होगा। ठीक है, प्लांट के लिए क्लोरोफिल है, उसका ग्रीन पिगमेंट उसके अंदर है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाट प्रोसेस ऑफ व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसिडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। कौन सी प्रोसेसेस आपकी लाइफ को चलाने के लिए एसेंशियल हैं, तो चारों लाइफ प्रोसेस जरूरी है। क्या नाम है लाइफ प्रोसेस का, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन और बताओ, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन। अब हम न्यूट्रिशन में देख रहे हैं, न्यूट्रिशन में पहला लिखा हुआ है कि अगर हम साइकिल चलाएं या हमें कोई भी काम करना हो, हम लिख रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम चल रहे हैं, तो हमें एनर्जी चाहिए, हमारी बॉडी की एक एनर्जी की डिमांड है, उसके बिना हम लोग नहीं चल सकते। तो उस एनर्जी डिमांड का सोर्स क्या है, फूड। फूड को अंदर लेने के लिए, फूड को अंदर लेने के लिए हमें न्यूट्रिशन करना पड़ता है। ठीक है, हमें फूड खाना पड़ता है, फूड का अपटेक करना पड़ता है, तो यही आपका अपटेक क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है। आप कैसे अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग न्यूट्रिशन करते हैं, तो पहला पैराग्राफ दे रखा है, हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग तरीके से फूड लेते हैं, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, प्लांट के बारे में पहले बता रखा है कि प्लांट रॉ मटेरियल लेते हैं, प्लांट फूड नहीं लेते, प्लांट रॉ मटेरियल्स लेते हैं। ठीक है, तो प्लांट के रॉ मटेरियल्स होते हैं और वो खुद खाना बनाते हैं, तो वो ऑटोट्रॉफ्स है। क्या है, ऑटोट्रॉफ्स। तो यहाँ पर ऑटोट्रॉफ्स के बारे में दे रखा है, ऑटोट्रॉफ्स कैसे खाना बनाते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड और लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल को जोड़ते हैं और उससे वो ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है,
तो इस पेज पे आपको दिख रहा है कि आपकी ग्लूकोज के, अभी मैं देख रही हूँ, इस थोड़ा सा स्लो चल रहा है। मैं जो इमेज लोड कर रही हूँ वो लोड ही नहीं हो रही है। हाँ, ये रही। तो ये जो इक्वेशन सबसे टॉप में लिखी हुई है, ये इक्वेशन किसकी है? फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है। 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल हैं, 12 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, यस दिस वन, एंड ग्लूकोज बन रहा है, ऑक्सीजन बन रही है और वाटर रिलीज हो रहा है। एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे आपके रिएक्टेंट्स हैं और राइट हैंड साइड पे आपके प्रोडक्ट्स हैं। ये सब क्या है? प्रोडक्ट्स। और प्रेजेंस क्या है, किसकी प्रेजेंस है? वो एरो के ऊपर लिखा है, ऊपर और नीचे, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में और सनलाइट की प्रेजेंस में। 3 स्टेप्स जो हैं, 3 स्टेप्स हमने वीडियो में भी देखे थे और यहाँ पे भी लिखे हुए हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल इज द फर्स्ट स्टेप, कि लाइट एनर्जी पहले क्लोरोफिल से एब्जॉर्ब होगी। देन कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? केमिकल एनर्जी में। यस, these 3 steps are the which are in the block. These are the events occurring in the photosynthesis. लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? केमिकल एनर्जी में, और वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। देन रिडक्शन होगा कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट्स। रिडक्शन मींस कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन के एटम्स जुड़ रहे हैं। आप देख रहे हो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। तो उसमें 6 कार्बन में कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 12 हाइड्रोजन जुड़े हैं। ऑक्सीजन भी 6 मॉलिक्यूल्स, 6 एटम्स ऑक्सीजन के, तो तब ग्लूकोज बनता है। C6H12O6 इज द ग्लूकोज। वो कैसे बना? थर्ड स्टेप में बना कि कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में, ग्लूकोज इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज किसका टाइप है? कार्बोहाइड्रेट। तो फोटोसिंथेसिस में ये 3 स्टेप्स होते हैं। क्लियर यहाँ तक? 3 स्टेप्स का क्लियर? यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैम अच्छा, ठीक है। अब नीचे पैराग्राफ में लिखा हुआ है, these steps need not to take place one after the other immediately. For example, desert plant take up carbon dioxide at night and prepare an intermediate which is acted upon by the energy absorbed by the chlorophyll during the day. मतलब जो डेजर्ट के प्लांट हैं वो रात के वक्त CO2 लेते हैं, और ये जो 3 स्टेप ऊपर बताए गए जरूरी नहीं है इसी ऑर्डर में हो, क्योंकि इन स्टेप्स में तो सबसे पहला स्टेप क्या दिया हुआ है? लाइट एनर्जी सबसे पहले एब्जॉर्ब होनी चाहिए, ये दिया हुआ है। जबकि डेजर्ट प्लांट में कब होती है एब्जॉर्ब? रात में। फोटोसिंथेसिस तो दिन में ही होती है, पर वो कार्बन डाइऑक्साइड कब एब्जॉर्ब करते हैं? रात के वक्त। तो उनका स्टेप तो सबसे लास्ट में होता है। तो इसीलिए लिखा हुआ है कि ये 3 चीजें ऑर्डर में हो। ये पक्का कहते हैं कि ये कंपलसरी नहीं है, इट इज नॉट कंपलसरी, ठीक है? क्योंकि दूसरे प्लांट्स ऐसे होते हैं, डेजर्ट वाले ऐसे प्लांट्स हैं जो कि रात के वक्त एब्जॉर्ब करते हैं लाइट, रात के वक्त क्या करते हैं? CO2 एब्जॉर्ब करते हैं। थर्ड स्टेप जो है उनका कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करना, वो उनका रात के वक्त होता है, ठीक है? और वो एक इंटरमीडिएट बना के रख लेते हैं, रात के वक्त इंटरमीडिएट बना के रख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल, डेजर्ट प्लांट टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट विच इज एक्टेड अपॉन बाय ड्यूरिंग द डे। उनका वो जो इंटरमीडिएट रात में CO2 लेने से बना था, उसका आगे का प्रोसेस दिन में होता है। मतलब उसके ऊपर आगे के रिएक्शंस, कार्बोहाइड्रेट में बदलने के रिएक्शंस दिन में होते हैं, ठीक है? तो ये डिफरेंस है कि स्टेप्स कभी भी हो सकते हैं, अलग अलग प्लांट्स में अलग टाइम पे हो सकते हैं, ठीक है? तो लेट अस सी हाउ ईच कंपोनेंट्स ऑफ द अबव रिएक्शंस आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब हम ये देखेंगे कि ये जो तीनों स्टेप्स हैं ऊपर के, वो किस तरीके से नेसेसरी हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। इफ यू केयरली ऑब्जर्व अ क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ अंडर द माइक्रोस्कोप, अगर तुम क्लियरली अगर एक लीफ को माइक्रोस्कोप के अंदर देखो कट करके, तो तुम्हें ग्रीन डॉट की ऑर्गेनेलीज दिखेंगी जिसे क्लोरोप्लास्ट कहेंगे, जिनके अंदर क्या होते हैं? क्लोरोफिल होते हैं। हाँ, इनमें इस डायग्राम में आपको दिख रहा है, डायग्राम में, कि आपने एक लीफ को कट करके देख रखा है और उस लीफ के अंदर आपको पूरे क्लोरोप्लास्ट दिख रहे हैं,
ठीक है, ये जो सर्कल सर्कल से आपको दिख रहे हैं यहाँ क्लोरोप्लास्ट मार्क कर रखा है, यानी ये लीफ का टिश्यू है जिसके अंदर राउंड राउंड से स्ट्रक्चर्स क्लोरोप्लास्ट हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है। तो इसका काम क्या है? इसका काम एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी है। सबसे फर्स्ट काम इसी का है, क्लोरोप्लास्ट का। तो दे हेल्प इन दे आर एसेंशियल, क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स लाइट। ठीक है, एंड क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है। एक्टिविटी 6.1 दे रखी है। इस एक्टिविटी से आपको ये समझ में आएगा कि किस तरीके से अगर हम एक वेरीगेटेड लीफ लें, वेरीगेटेड लीफ मतलब विच इज हैविंग क्लोरोफिल इन सम पोर्शंस एंड अदर पोर्शंस आर नॉट हैविंग क्लोरोफिल। हाँ, इस तरह का जो पत्ता होता है जो कॉर्नर पे, मार्जिन पे अलग अलग पोर्शंस में क्लोरोफिल रखता है, बाकी पोर्शन में क्लोरोफिल ना होकर पेल होता है, बिल्कुल लाइट येलो होता है। तो उसका जब हम स्टार्च टेस्ट करते हैं, स्टार्च टेस्ट मतलब उसके ऊपर जब हम आयोडीन डालते हैं, उसके अंदर स्टार्च ऑलरेडी वो बनाएगा। लीफ है तो वो फोटोसिंथेसिस करेगा और स्टार्च इसमें ऑलरेडी बनेगा धूप के वक्त। तो जब उसका एक पत्ता तोड़कर उस पौधे का हम स्टार्च टेस्ट करें, यानी उसके ऊपर हम आयोडीन का ड्रॉप डालें, तो जहां जहां स्टार्च होगा वहां वहां पर ब्लू ब्लैक कलर आएगा। ठीक है, तो ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो आपको बताती है कि किस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि स्टार्च इज ओनली फॉर्म्ड इन द पोर्शंस हैविंग क्लोरोफिल। जिन पोर्शंस में क्लोरोफिल होता है उन्हीं पोर्शन में स्टार्च बनता है। ठीक है, तो इसलिए ये और एक और चीज प्रूव करती है कि क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। कि अगर फोटोसिंथेसिस करनी है तो क्या होना चाहिए? पत्ते में क्लोरोफिल होना चाहिए। उसी पोर्शन में फोटोसिंथेसिस होगी जिस पोर्शन में क्लोरोफिल है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी आपको ये दो चीजें बताती है। और इसके स्टेप्स दे रखे हैं। जो यहाँ पर सेकंड ब्लॉक बना रखा है और ऊपर भी एक ब्लॉक एक बच्चे ने बना रखा है, वो ये पूछना चाह रहा है कि 3 डेज तक इसको प्लांट को डार्क में रखना है। और नीचे जो 3-4 स्टेप्स में ब्लॉक बन रहा है उसका ये मतलब है कि वो अल्कोहल से उसे डीकलराइज करना है। तो ये स्टेप्स हैं इस एक्टिविटी के। कि हमने क्रोटन नाम का प्लांट लिया। क्रोटन ऐसा ऑर्नामेंटल प्लांट होता है जिसमें ये जो आपको पत्ता दिख रहा है इस तरह का पत्ता होता है, उसमें कहीं पर क्लोरोफिल होता है कहीं पर नहीं होता। मनी प्लांट भी ऐसे होते हैं। देन हम इसे 3 दिनों तक डार्क में इसलिए रखेंगे ताकि इसका जो खुद का पहला ओरिजिनल स्टार्च हो वो क्या हो जाए? यूज हो जाए। और हम जब एक्टिविटी लगाएं तो फ्रेश स्टार्च बनाए, फ्रेश स्टार्च बनाए। तो जिस प्लांट में हमें टेस्ट करना है उसको सबसे पहले हमें 3 दिनों तक डार्क कमरे में रखना होता है ताकि उसका पहला वाला स्टार्च यूज हो जाए। नाउ अब हम इसको 6 घंटे के लिए रोशनी में रखते हैं। नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर 6 आवर्स। नाउ उसका एक पत्ता तोड़ते हैं एंड देन हम उसका ग्रीन एरिया मार्क कर लेते हैं। एक बटर पेपर पे हम उस पत्ते का मार्जिन बना के ग्रीन ग्रीन एरिया की छाप ले लेते हैं। ठीक है, नीचे पत्ता रखेंगे, ऊपर बटर पेपर रखेंगे और जहां जहां ग्रीन है वहां वहां पर मार्क कर लेंगे कि इस पोर्शन में क्या था? ग्रीन था। फिर उसके बाद क्या करेंगे? हम लीफ को बॉइलिंग वाटर में कुछ मिनट तक रखेंगे। फिर लीफ को अल्कोहल वाले पानी में कुछ टाइम तक रखेंगे, गर्म करेंगे। एंड देन वाटर बाथ होना चाहिए अल्कोहल के अंदर वाटर। जब अल्कोहल में हम पत्ते को गर्म करेंगे तो उसका जो क्लोरोफिल होगा वो रिलीज हो जाएगा। अल्कोहल पूरी हरी हो जाएगी, हरी हरी अल्कोहल हो जाएगी। क्लोरोफिल पूरा अल्कोहल में निकल जाएगा और पत्ता पूरा पीला हो जाएगा। जो आधा अधूरा पीला दिख रहा है वो पत्ता पूरा पीला दिखेगा, पेल हो जाएगा, यानी डीकलराइज हो गया। लीफ क्या हो गया? डीकलराइज। अब इसके बाद हम इस पे डाइल्यूट सोल्यूशन आयोडीन की डालेंगे कुछ मिनट्स तक और फिर हम देखेंगे कहाँ ब्लैक आया है या ब्लू कलर आया है, कहाँ पर व्हाइट कलर आया है। तो जब हम देखेंगे तो उन्हीं पोर्शंस में ब्लू कलर आएगा जहां पर क्या था? क्लोरोफिल। जहां जहां क्लोरोफिल था वहां वहां पर ही सिर्फ क्या आएगा? ब्लू कलर। तो ऑब्जर्व करने पे हमें ये पता चला कि क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये एक्टिविटी समझ में आई सब बच्चों को? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो अब आपको नेक्स्ट रिक्वायरमेंट देखनी है स्टोमेटा। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है? स्टोमेटा की।
स्टोमेटा क्यों जरूरी है? पहला हमने देखा क्लोरोफिल क्यों जरूरी है, क्योंकि उसी में स्टार्च बनेगा। अब स्टोमेटा क्यों जरूरी है? क्योंकि उसी से CO2 ली जाएगी। स्टोमेटा इज नेसेसरी फॉर टेकिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और स्टोमेटा से वाटर एक्सेस पानी भी, अगर पौधे में एक्सेस पानी होता है तो वो भी बाहर किसके थ्रू जाता है? स्टोमेटा के थ्रू जाता है। तो अब इस पैराग्राफ में स्टोमेटा के बारे में बता रखा है, और एक स्टोमेटा ओपन दिखा रखा है, एक स्टोमेटा क्लोज दिखा रखा है। और जो येलो कलर के, हाँ ये जो ब्लॉक है उसमें स्टोमेटा का डायग्राम में जो येलो कलर के सेल्स हैं बीन शेप के, जैसे राजमा होता है उस शेप के, आपको स्टोमेटा के गार्ड सेल्स दिख रहे हैं। उन गार्ड सेल्स के अंदर आपको क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है हरा कलर का, और पीले कलर का न्यूक्लियस दिख रहा है, और चारों तरफ से हरे हरे सेल्स दिख रहे हैं, एपिडर्मल सेल्स। ठीक है, पैराग्राफ, कोई बच्चा इस पैराग्राफ को पढ़ो। नाउ लेट अस स्टडी हाउ, ये वाला पैराग्राफ पढ़ो कोई भी एक बच्चा। Okay, ma'am. Now let us study how the plant obtains carbon dioxide. In class 9, we have talked about stomata, which are tiny pores present on the surface of the leaves. Massive amounts of gaseous exchange take place in the leaves through these pores for the purpose of photosynthesis. But it is important to note here that exchange of gases occurs across the surface of stems, roots, and leaves as well. Since large amount of water can also be lost through these stomata, the plant closes these pores when it does not need carbon dioxide for photosynthesis. The opening and closing of the pores is a function of the guide cell. The guide cells swell when water flows into them, causing the stomata pores to open. Similarly, the pores close it, the guard cells shrink. ठीक है, तो इसमें बताया है कि टाइनी पोर्स होते हैं। ऊपर सबसे ऊपर पैराग्राफ में क्या लिखा है? स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ लीफ। ठीक है, बहुत माइक्रोस्कोपिक पोर्स हैं। जब हम माइक्रोस्कोप में किसी लीफ पील को देखें तब हमें पता चलेगा कि स्टोमेटा एक सिर्फ पोर्स हैं, ठीक है, छेद हैं, और जिन छेदों को सराउंड करते हैं गार्ड सेल्स, गार्ड सेल जो कि किडनी शेप के गार्ड सेल्स होते हैं, उन छेदों के दोनों तरफ उनकी कवरिंग करते हैं। मैसिव अमाउंट गैस एक्सचेंज का इन पोर्स के थ्रू होता है लीफ में। ठीक है, तो गैस एक्सचेंज क्यों करानी है? CO2 लेनी है। CO2 लेनी है तो किसके थ्रू लेंगे? स्टोमेटा के थ्रू लेंगे। ठीक है, और स्टोमेटा को का जो पोर है वो ओपन और क्लोज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स चाहे तो उन्हें क्लोज रख सकते हैं, गार्ड सेल्स चाहे तो स्टोमेटा को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो गार्ड सेल कैसे उसे ओपन करते हैं कि गार्ड सेल्स अगर लार्ज अमाउंट ऑफ पानी से भरे रहते हैं, इफ गार्ड सेल्स आर फुल ऑफ वाटर, तो वो स्वेल रहते हैं, जैसा पहले केस में दिख रहा है। ए केस में गार्ड सेल्स पानी से भरे हुए हैं, जिसकी वजह से वो पूरे स्ट्रेच्ड आउट हैं, और जिसकी वजह से स्टोमेटा का पोर कैसा हो रखा है? ओपन। पर जब गार्ड सेल्स अपने अंदर का पानी बाहर रिलीज कर देते हैं, दूसरे सेल्स को दे देते हैं, तो वो कैसे हो जाते हैं? श्रिंक, जिसकी वजह से पोर क्या हो जाता है? क्लोज। स्टोमेटा का पोर क्या हो जाता है? क्लोज। तो क्लोज कंडीशन में वो CO2 नहीं ले सकते, ना ही पानी रिलीज कर सकते। वो ओपन कंडीशन में ही गैस एक्सचेंज भी करेंगे और पानी भी वो रिलीज कर सकते हैं। दो काम है स्टोमेटा के, गैस एक्सचेंज करना, और एक्स्ट्रा पानी अगर आ गया है पौधे के अंदर तो उसको भी भाप बना के उड़ाना। अब 6.2 है। 6.2 एक्टिविटी क्या बताती है कि KOH का रिस्पॉन्सिबिलिटी या CO2 का इंपॉर्टेंस बताती है कि CO2 क्यों जरूरी है किसी पौधे में फोटोसिंथेसिस के लिए। हमने 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट लिए, दोनों हेल्दी पॉटेड प्लांट को एक में हमने दोनों को बेल जार से कवर करते वक्त एक के अंदर हमने KOH रख दिया वॉच ग्लास में, एक के अंदर हमने कुछ नहीं रखा है। ठीक है, और हमने सिंपल इसे 6 घंटे धूप में रखा है, यानी कि ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं दोनों प्लांट। अब हम इन दोनों प्लांट में से एक एक पत्ता तोड़कर स्टार्च टेस्ट करेंगे। तो जिसमें हमने KOH रखा है उसमें स्टार्च टेस्ट क्या आता है? नेगेटिव। जिसमें KOH नहीं रखा उसमें पॉजिटिव। क्यों?
क्योंकि केवच एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि CO2 को पूरे बेल जार से एब्जॉर्ब कर लेता है। जब उस पौधे के CO2 केवच ने एब्जॉर्ब कर ली तो पौधे को CO2 नहीं मिलेगी। जब पौधे को CO2 ही नहीं मिलेगी तो वो उसका ग्लूकोज नहीं बना सकता, स्टार्च नहीं बना सकता। इसी वजह से बी बेल जार में, जो बी वाला बेल जार है जिसमें केवच नहीं है, उसमें तो स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव आएगा। इसके पत्ते में ब्लैक कलर ब्लू कलर आएगा और इसके पहले वाले ए वाले के पत्ते में ब्लू कलर ब्लैक कलर नहीं आएगा, क्योंकि इसमें केवच ने पूरी CO2 ले ली, पौधे को कोई भी CO2 नहीं मिली, दूसरे वाले में पौधे को CO2 मिली नहीं। ठीक है, तो ये दोनों एक्टिविटीज, इसके स्टेप्स यहाँ लिखे हुए हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड स्टेप में आप देख रहे हो, इसमें लिखा हुआ है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड किसके लिए एब्जॉर्ब करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी भी आपको समझ में आई। सेकंड एक्टिविटी, यस मैम। मैम। ठीक है, तो अब इस पैराग्राफ के नीचे लिखा हुआ है, बेस्ड ऑन 2 एक्टिविटीज परफॉर्म्ड अबव कैन बी डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। दोनों एक्टिविटीज को देखते हुए हम ये भी देख सकते हैं, इंपॉर्टेंस बताना अगर हमें है कि सनलाइट कैसे एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के, उसकी एक्टिविटी हम खुद भी बना सकते हैं। ठीक है, एक बताओ मुझे, क्या से बता सकते हो? हाउ विल यू डू एन एक्टिविटी व्हिच विल टेल यू दैट कि सनलाइट इज आल्सो नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस? कोई बच्चा मुझे डिजाइन करके बताओ एक्सपेरिमेंट। We can take 2 potted plants and put one plant in the sunlight and the another in a dark place. So after 2 or 3 days, when we'll do the starch test, we'll observe that the starch is not present in the leaves of the plant which is put it in a dark place. ठीक है, तो इस वजह से डार्क वाले जो हम पौधे को डार्क में रखेंगे उसमें हमें स्टार्च नहीं दिखेगा, सनलाइट में जिसको रखेंगे उसी में हमें स्टार्च दिखेगा। तो हम बता सकते हैं कि सनलाइट इज आल्सो नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि सो फार वी नो दैट हाउ ऑटोट्रॉफ्स हैव मेट देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट। हमको इस अभी तक हमने जितना पढ़ा उससे ये पता चला कि कैसे ऑटोट्रॉफ अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। उन्हें वाटर चाहिए होता है जो कि सॉइल से रूट्स के थ्रू लिया जाता है। दूसरे मटेरियल्स भी मिट्टी में घुलकर उसके अंदर आते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, ये सब भी उसे मिलते हैं। नाइट्रोजन एसेंशियल होता है एलिमेंट सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट नाइट्रेट, इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स की फॉर्म में नाइट्रोजन पौधा लेता है और इट इज टेकन अप एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्म में लिया जाता है which are prepared by bacteria by atmospheric nitrogen। अगर वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में, यानी हम उसे मैन्योर से नहीं दे पा रहे, तो हम उसको किस तरीके से देंगे नाइट्रोजन? तब हम उसे बैक्टीरिया के फॉर्म में दे सकते हैं। बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम, आपने पढ़ा होगा, राइजोबियम एक सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। राइजोबियम एक ऐसा बैक्टीरिया है जो डायरेक्टली रूट्स के अंदर रहता है पौधे के और उसमें डायरेक्टली ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऐड कर सकता है। तो हम 2 तरीके से नाइट्रोजन पौधे को दे सकते हैं, या तो हम खाद में दें, उनकी जड़ों में खाद लगा दें नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स की, या तो हम उनकी जड़ों में ऐसे बैक्टीरिया की कल्चर लगा दें जैसे राइजोबियम है, जो कि उसको नाइट्रोजन एयर से डायरेक्टली दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फिनिश होता है। तो आप इसको भी, इसके भी नोट्स बना सकते हो। आज हमने जो पढ़ा, रिक्वायरमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब फोटोसिंथेसिस आपको करनी है या पौधा फोटोसिंथेसिस करता है तो उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो इसके 2 टॉपिक्स होंगे। पहला तो स्टेप्स क्या थे, वो 3 स्टेप्स फोटोसिंथेसिस के, और फिर उनको लिखने के बाद रिक्वायरमेंट्स, यानी कि पानी कैसे मिलता है पौधे को, नाइट्रोजन कैसे मिलती है, तो लास्ट में लिखा गैस एक्सचेंज कैसे होता है स्टोमेटा से वो, ठीक है, और वाटर कैसे लेता है पौधा रूट से, तो वो सब हमने पढ़ा। ठीक है, ओके, फिनिश? यस मैम। ठीक है, तो आई एम एंडिंग द क्लास हियर। तो कंप्लीट योर नोट्स, और मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे भी आप भेज सकते हो जो भी नोट्स आपने बताए। ओके मैम। ओके मैम। कितनी बार